हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर्स आपने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट निकालना सीखा। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। अब हम देखें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये डाइपोल इसका खुद का ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो हम लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके हैं। लेकिन अब हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात न करें, किसी और चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल रखा हुआ है। तो जैसे हम ब्लू कलर्स की लाइन से बना रहे हैं, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ब्लू कलर्स की लाइन से आपको दिखाया हुआ है। तो ब्लू कलर की लाइन से क्या दिखा रखा है आपको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उससे कोई थीटा एंगल अलाइन किए हुए रखा है। इसके दो एक्सट्रीम चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से इनके इन दोनों चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में F इक्वल टू क्यू ई। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है आपका प्लस Q चार्ज पर F प्लस। इसी तरीके से माइनस क्यू चार्ज पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये हुआ F माइनस। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हुए, इस वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। कौन से इफेक्ट को, लीनियर मोशन वाले इफेक्ट को। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपनी जगह पर ही रहेगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन इस तरह का जब फोर्स लगता है, जब इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, जैसे इस F प्लस की लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली और इस F माइनस की लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली, जब दो फोर्सेस एक्सट्रीम एंड्स पर लगें और उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो तो वो कपल फोर्स बनाते हैं और वो कपल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेशनल इफेक्ट देता है। इस सिस्टम को कुछ इस तरह का समझ सकते हैं और अब ये फोर्स कपल फोर्स की तरह बिहेव करेगा और इसको घुमाएगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। सो रोटेशन के लिए जरूरी है टॉर्क। आप टॉर्क के बारे में क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टो इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और ये क्या होता है, आर क्रॉस, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये क्या हुआ, फोर्स। तो इस फोर्स को हम देखें तो किस तरीके से एनालाइज करेंगे। सो यहाँ से इस पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए तो परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से आप देख रहे हैं ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। अब ये लेंथ कितनी है, 2l। सो ये लेंथ होगी आपकी 2l साइन थीटा और ये होगी 2l cos ऑफ थीटा। और ये इसका हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेनियस। सो ये हुआ आपका r परपेंडिकुलर और ये आपका है फोर्स। r परपेंडिकुलर क्या है, इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो r परपेंडिकुलर है आपके पास 2l साइन थीटा और इस f की वैल्यू क्या है, इस f की वैल्यू है q इंटू ये टर्म को। अब आप इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज किया हमने q ले लिया इंटू 2l ले लिया और e ले लिया और ये साइन थीटा ले लिया। अब इस टर्म को देखिए Q इंटू 2l। ये Q इंटू 2l क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू चार्ज इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ आपका ये Q चार्ज
लेंथ ऑफ डाइपोल है 2l, ये लेंथ हाफ लेंथ माइनस q से सेंटर तक, एंड नेक्स्ट हाफ लेंथ सेंटर से प्लस q तक, टोटल लेंथ 2l। तो ये टर्म बन गई आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका टॉर्क का, PE साइन थीटा। ये हुआ आपका टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो E को आपने ब्लू कलर से दिखाया है, हाँ इसको ब्लू कलर से दिखा देते। सो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखें। यहाँ पे ये थीटा एंगल क्या है, ये थीटा एंगल ये एंगल है। अब इस टॉर्क की वजह से क्या होता है, किसी आर्बिट्रेरी एंगल पर जब ये थीटा एंगल बना हुआ है तो डाइपोल की टेंडेंसी होगी इस टॉर्क के इफेक्ट में रोटेट करेगा और अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन कर लेगा, सच दैट प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ जाए और माइनस क्यू चार्ज इस तरफ आ जाए। सो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को रिमेंबर करके रखें। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसकी वैल्यू है PE साइन थीटा। तो अब हम NCERT बुक में इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं, दैट इज NCERT बुक के पेज नंबर 46 पे क्वेश्चन नंबर 10 NCERT एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है आपको 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट दिया हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P = 4 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम इंटू मीटर। सो हमको प्रोड्यूस फाइंड आउट करना है कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो बाय सिंपली यूजिंग दिस फॉर्मूला टॉर्क टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इसमें थीटा एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, आप जस्ट पुट करें। P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आपको दी हुई है 5 × 10⁴। थीटा की वैल्यू पुट करें साइन 30, सो साइन 30, सो आप पुट कर दें 5 × 4 करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20 × 10⁻⁹ प्लस 4 करेंगे तो ये आएगा -5। साइन 30 की वैल्यू जो होती है ये होती है 1/2, तो इसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आएगा 1/2 से 20 कैंसिल होकर 10 × 10⁻⁵। अब टॉर्क की यूनिट क्या होगी, टॉर्क की जनरल फार्मूला होता है R×F। तो ये R मेजर्ड होगा मीटर में और ये होगा फोर्स न्यूटन में, तो ये क्या हुआ, न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस हुआ और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लेट अस डिस्कस अगेन वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी NCERT बुक की एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 है, जो NCERT बुक के पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, पॉइंट A पर इसका नेगेटिव चार्ज है एंड पॉइंट B पर इसका पॉजिटिव चार्ज है। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव Z एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, उसकी वैल्यू 10⁻⁷ मीटर है। ये एक्सिस इस तरीके से आपको इसमें दिखाई गई है, ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो y एक्सिस कहाँ होगी, वर्टिकली ये बाहर निकलती हुई होगी। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो केवल x एक्सिस इस डायरेक्शन में एंड z एक्सिस वर्टिकली अप डाउन एक्सिस में। इसमें दिखाया है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलाइंड अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस and this electric field is not constant here but it is increasing as we move on positive z axis with rate 10⁵ Newton per coulomb meter. In this question we have to find two quantities. Number one, how much force is applied on this dipole due to this electric field, and number two, how much torque is applied on this electric dipole in this situation. So general formula of electric force is F is equal to
Q into E. This formula can be given in terms of electric dipole moment like this P, and it is dE by dZ. See, we can check the correctness of this formula by simple dimensional analysis. डायमेंशन की बात करें तो P की यूनिट आपको यहाँ दी हुई है कूलोमीटर, और dE by dZ की वैल्यू दी हुई है न्यूटन पर कूलोमीटर. सो न्यूटन पर कूलोमीटर, कूलोमीटर से कूलोमीटर कैंसिल हुआ, तो यहाँ इसकी यूनिट क्या बची, डायमेंशन क्या बची, न्यूटन, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन. सो इलेक्ट्रिक फोर्स के दो जनरल फॉर्मूले बने, F इक्वल टू QE, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये एक फॉर्मूला हुआ P इंटू DE बाई DZ. यहाँ पर ये टर्म DE बाई DZ जो है ये कहलाती है, इसका नाम होता है फील्ड ग्रेडियंट. क्या होता है ये, FIELD, फील्ड ग्रेडियंट. और ये फील्ड ग्रेडियंट क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में किस तरह से वेरी हो रहा है. इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट दी हुई वैल्यूज को पुट करना है. P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻⁻7, और मल्टीप्लाई कर दें dE by dZ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻5. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻² आ जाएगा. फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन. अब फोर्स की डायरेक्शन देते हैं, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका भी डायरेक्शन है, और इस फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है नेगेटिव z एक्सिस में, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दें, और ये माइनस दिखा रहा है नेगेटिव z एक्सिस. सो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हुई 10⁻⁻2 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन हुई नेगेटिव z एक्सिस. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इसमें आपसे पूछा है टॉर्क. सो टॉर्क अभी हमने डेराइव करना सीखा. टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, PE sin थीटा. अब यहाँ P की वैल्यू क्या दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻7. सिंपली पुट करेंगे. E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है, 10⁻5 न्यूटन पर कूलोमीटर. अगर ये पर यूनिट लेंथ के लिए ले लें, तो ये यूनिट लेंथ यानी 1 मीटर के लिए ले लें, तो 10⁻5 पर मीटर हो गया. इसको सिंपली 10⁻5 देगा. अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करें. यहाँ थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल. केयरफुल ऑब्जर्वेशन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव z एक्सिस में, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दी है नेगेटिव z एक्सिस में. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कोलिनियर हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन है. इस वजह से इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री. तो यहाँ पुट कर दें साइन 180 डिग्री. अब साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, और इनकी वैल्यू कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होने से ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या मिलेगा, 0. सो इस क्वेश्चन में टॉर्क की वैल्यू कितनी आ रही है, 0. तो इससे एक कंसेप्ट और क्लियर होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक ही लाइन पर आ जाएं, तो इस स्थिति में टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, 0. और जब टॉर्क 0 है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रोटेट नहीं करेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस में होती तो क्या होता, ये एंगल क्या होता, 0 डिग्री. साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, अगेन 0. तो इससे फिर से यही कंसेप्ट निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर एक ही लाइन के हों, एक ही लाइन पर हों, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो हमने देखा कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है, तो इस पर एक नेट टॉर्क डेवलप होता है जो इसको रोटेट करवाता है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट होकर अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है. लेट अस डिस्कस अबाउट वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वर्क को अगर टॉर्क से रिलेट करें तो वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगल मूव्ड.
सो सपोज ये थीटा एंगल से मूव कर रहा है इस टॉर्क में, तो ये वर्क आ जाएगा टॉ डॉट थीटा। तो स्मॉल वर्क क्या होगा, dw इज इक्वल टू टॉ डॉट डी थीटा। अब टॉ की वैल्यू को पुट कर दें तो टॉ की वैल्यू क्या है आपके पास, टॉ की वैल्यू है हमारे पास पी ई साइन थीटा, और ये डी थीटा अब यहां पुट कर देते। सो ये क्या मिला अपने को, dw डिफरेंशियल वर्क स्मॉल वर्क। अगर कंप्लीट वर्क करना है तो इस स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो वर्क मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन करने से dw से w इक्वल टू ये, इसका मतलब इंटीग्रेशन करें इस प्रोसेस का तो ये मिल जाएगा इंटीग्रेशन पी साइन थीटा। सो ये क्या बोल रहा है आपको, साइन थीटा डी थीटी का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने पर आपको पता है क्या मिलेगा, पीई का पीई आ जाएगा और साइन थीटा डी थीटे का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस थीटा। सपोज इस रोटेशन में ये कहां से कहां तक घूमा, θ1 इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगल से लेकर फाइनल वैल्यू ऑफ एंगल θ2 तक घूमा। सपोज 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल तक घूमा। सो यहाँ θ1 और θ2, θ1 इनिशियल वैल्यू है, θ2 फाइनल वैल्यू है, पुट कर देंगे। सो θ1 टू θ2, आप इसको बिग ब्रैकेट्स में भी लगा सकते हैं। अब क्या करें, लिमिट्स को इसमें डाल देंगे। तो लिमिट्स को इसमें डालेंगे तो हमको मिल जाएगा ये वर्क इज इक्वल टू पीई कॉस, ये माइनस यहाँ आया, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ओके, इस माइनस को अगर यहां पहुंचा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वर्क मिलेगा W इज इक्वल टू पीई कॉस θ1, ये माइनस मिलके हुआ प्लस माइनस कॉस θ2। सो ये वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से हमें वर्क का एक फॉर्मूला मिला और उस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं cos θ1 इनिशियल एंगल, cos θ2 फाइनल एंगल। अब लेट इनिशियल एंगल इज θ1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड फाइनल एंगल θ2 इक्वल टू थीटा। सो जस्ट पुटिंग on this relation W is equal to PE cos 90 degree minus cos theta, cos 90 is equal to 0 minus cos of theta. Now you can take this minus outside this bracket, so this becomes minus PE cos theta और ये आया वर्क। सो वर्क का एक जनरल फॉर्मूला बना। तो अगर कोई एक ही वैल्यू दे रखी है एंगल की तो वर्क का फॉर्मूला हुआ माइनस पीई कॉस थीटा, और अगर एंगल्स की दो वैल्यूज दे रखी हैं θ1 से लेके θ2 एंगल तक, रोटेट होने में इसने कितना वर्क किया, कितना वर्क इस पर सिस्टम पर हुआ, तो ये होगा पीई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क से एनर्जी मिलती है और एनर्जी से वर्क मिलता है। सो बाय इंटर कन्वर्जन ऑफ वर्क एंड एनर्जी इन ईच अदर वी कैन से दिस वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी को दिखाने का जनरल सिंबल होता है U। U इज पोटेंशियल एनर्जी is given by minus PE cos theta। So वर्क ही इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस डायपोल। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। तो अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आया वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है नीट 2017 का, और इसमें क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड
एक्स एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल, और चारों ऑप्शंस में ये 4 डाइपोल दिए हुए हैं, 4 अलग अलग ओरिएंटेशन है। ऑप्शन ए में ये 90 डिग्री पर है, ऑप्शन बी पे डाइपोल 60 डिग्री पर है, ऑप्शन सी में डाइपोल इस तरह रखा हुआ, ऑप्शन डी में डाइपोल इस तरह रखा हुआ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगी और कहाँ मिनिमम होगी, कहाँ जीरो होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन ऑप्शंस को जमाना है। तो होता है पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं, तो U इक्वल टू है आपका माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा। अब यह ऑप्शन ए में पुट करें तो थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी माइनस पीई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू है 0 और समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई सिस्टम ए की, और वो कितनी आई 0। ऑप्शन बी में हम पोटेंशियल एनर्जी के U इक्वल टू माइनस पीई cos 60 की वैल्यू पुट करें तो ये आती है 1/2 और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस PE/2। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में ध्यान से देखने पर पता लगेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, इसी लाइन पर है और इसका प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एंगल जो है वो है 0 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए माइनस पीई कॉस 0 डिग्री इसमें डाल दें, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और ये हो गया आपका माइनस पीई पोटेंशियल एनर्जी। और इस ऑप्शन डी में देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पीई कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ माइनस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए यहाँ एंगल केयरफुली ध्यान से देखें 180 डिग्री हुआ। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। सो इस थीटा को वैल्यू को आप 180 डिग्री पुट करेंगे, इसकी वैल्यू मिलेगी -1 माइनस पीई, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू हो गया प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी मिली प्लस पीई। अब हमको ये 4 पोटेंशियल एनर्जीज मिल गई, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हम देख सकते हैं। सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है प्लस पीई, तो ये मैक्सिमम है। उसके बाद ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम मिल रही है क्योंकि ये माइनस में जा रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन ऑप्शंस को जमाना चाहें तो सबसे पहले मिनिमम को लिखें। मिनिमम एनर्जी आ रही है माइनस पीई, यानी ऑप्शन सी मिनिमम है। इससे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हाई एनर्जी कौन सी आएगी, ये आएगी माइनस PE/2, ये ऑप्शन बी है। और इससे हाई पोटेंशियल एनर्जी आ रही है आपके पास 0 एनर्जी, और 0 पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन डी की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मिल रही है, डी में मिल रही है। तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। नीट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर 1 मिनट से भी कम टाइम में दिया जा सकता है। जस्ट स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर चार्जेस इस तरीके से ओरिएंटेड हों कि प्लस वाला चार्ज प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए तो वो 0 डिग्री एंगल बनाता है, और ये अपोजिट फैशन में आ जाए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ नेगेटिव चार्ज और उसके अपोजिट पॉजिटिव हो तो ये 180 डिग्री बताता है। इस केस में मैक्सिमम एनर्जी मिलती है, इस केस में मिनिमम एनर्जी मिलती है। 90 डिग्री पर एनर्जी 0 आती है। तो इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए भी सॉल्व किया जा सकता है, और इसमें सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड्स लगते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट में बहुत सारे आते हैं। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह से रिलेटेड कि टॉर्क कहाँ मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क और मिनिमम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है हमारे पास टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो मैक्सिमम टॉर्क वहां लगेगा जहां साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है 90 डिग्री पर, तो साइन 90 की वैल्यू होती है। तो ये वाला ऑप्शन ए मैक्सिमम टॉर्क का है।
नीट में आने वाले क्वेश्चंस के बाद हम बढ़ते हैं जेईई मेंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें दो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कोएक्सियली प्लेस्ड है इनके बीच का म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डाइपोल P1 के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल P2 रखा हुआ है। इस वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल P2 एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले डाइपोल P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और ये इसकी एक्सियल पोजीशन पर रखा हुआ है, इसलिए डाइपोल P1 का फील्ड E1 क्या निकालें, एक्सियल। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, 2kp अपॉन r क्यूब। तो डाइपोल P1 का P1 लगा दिया, r का मतलब हुआ ये r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। अब जैसा कि हमने एनसीईआरटी की बुक के कुछ एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 27 में देखा कि इस फोर्स का डिस्टेंस के हिसाब से किस तरह से वेरिएशन निकलेगा, तो इसका ग्रेडियंट निकाल लें, dE1 अपॉन dr मीन्स डिफरेंशिएशन करें। सो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका 2kp1, इस r की पावर क्यूब को r की पावर -3 लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन कर देंगे d/dr से। तो डिफरेंशिएशन करें इस टर्म का तो हमें मिलेगा 2kp1 कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा, r की पावर -3 का डिफरेंशिएशन होगा, r की पावर -4 -3 इसके साथ कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। सो ये बन गया 3 × 2 -6 kp1 अपॉन r⁴। तो ये हुआ dE1 अपॉन dr। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल P2 फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये फोर्स आ गया ऑन 2 ड्यू टू डाइपोल 1 इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल P2 इंटू dE1 अपॉन dr। इसको आप यहां पुट कर दें। सो P2 की वैल्यू हो गई P2, ये वैल्यू है -6 kp1 अपॉन r, तो -6 kp1 अपॉन r⁴। सो ये फोर्स हुआ -6 kp1 p2 अपॉन r⁴। फोर्स का मैग्नीट्यूड देना है तो इस माइनस को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो F21 इज इक्वल टू F12, मैग्नीट्यूड में ये फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में होंगे। सो ये मिलेगा 6 kp1 p2 अपॉन r⁴। तो जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आएगा कंसेप्चुअल। इसी क्वेश्चन में स्लाइट मॉडिफिकेशन कर दें कि ये कोएक्सियली न रखकर एक दूसरे के इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखे होते तो इनके बीच म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स किस तरह लगता। तो आइए देखते हैं। इन दोनों डाइपोल्स को अगर हम कोएक्सियली न रख के तरीके से रखें कि डाइपोल P1 इस तरह से रखा हुआ है, P2 यहाँ है, ये इसका सेंटर C2 है, ये इसका सेंटर C1 है, इनके बीच की डिस्टेंस वही R बनी हुई है। सो डाइपोल P2 जो है ये डाइपोल P1 की इक्वेटोरियल कंडीशन में रखा हुआ है, इसलिए इस बार मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन आएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला होता है kp1 अपॉन r⁵, ये इसका एक्सियल का हाफ होता है, यहाँ से 2 को हटा दें, इस केस में भी यहाँ से 2 को हटा दें, इसमें से 2 को हटा देंगे तो यहाँ बचेगा ये 3kp1 अपॉन r⁵। यहाँ पे आप इसको 3 दिखाएं, 6 की जगह क्या कर दें 3, 6 की जगह आ जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशंस में दिखाए जाते हैं। जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस पर डिस्कशन के बाद जेईई एडवांस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका एक एग्जांपल यहाँ प्रेजेंटेड है। इस एग्जांपल में एक मास m रेडियस r की एक रिंग है। रिंग पर +q एंड -q चार्ज राइट पार्ट हाफ पार्ट एंड लेफ्ट हाफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड
में रखी हुई है जो एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है। हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पर रिंग रखी हुई है। आपको फाइंड आउट करना है ऑसिलेशन टाइम पीरियड ऑफ रिंग अबाउट वर्टिकल वाई एक्सिस। इस तरह के क्वेश्चन आपकी डीप सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ हायर मैथमेटिकल स्किल्स को भी चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के पहले हमें कुछ पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को खाते हैं लैम्डा से, और ये होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो इस रिंग की लेंथ कितनी है? रिंग की लेंथ देंगे इसके पेरीमीटर 2 पाई r से, लेकिन चार्ज हम ले रहे हैं हाफ सेक्शन का, इधर प्लस क्यू चार्ज ले लें या फिर माइनस क्यू चार्ज ले लें। तो हाफ रिंग की लेंथ कितनी होगी? पाई r। सो चार्ज डेंसिटी हुई इस रिंग की q अपॉन पाई r। अब इस रिंग का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने एक एक्सिस इस पे डाली इसके सेंटर से निकलते हुए, और सपोज ये रेडियस वेक्टर जो है इस पोजीशन पर ये थीटा एंगल पर सिचुएटेड है। एक स्मॉल पार्ट लेते हैं और वो स्मॉल पार्ट इस पर डी थीटा एंगल की विड्थ पर है। डी थीटा एंगुलर विड्थ पर ये एक स्मॉल पार्ट है। इस पार्ट में चार्ज कितना होगा? इस पार्ट में चार्ज आएगा आपका डी क्यू चार्ज। स्मॉल चार्ज कितना आएगा? इसमें डी क्यू चार्ज आएगा। वो चार्ज फाइंड आउट होगा लैम्डा इंटू रेडियस आर, और ये विड्थ डी थीटा। ये हुई डी क्यू चार्ज की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डाइपोल की लेंथ। सो स्मॉल पार्ट का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? स्मॉल चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल। सो यू कैन सी अ डाइपोल हियर। ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज से मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ किस तरीके से दी जाए? तो मैथमेटिकल स्किल की जरूरत है। तो एक सर्कल ये ले लेते हैं। सर्कल की ये एक कॉर्ड है, ये इसका रेडियस है। सो इस कॉर्ड की लेंथ हम किस तरीके से दे सकते हैं? सपोज ये इससे थीटा एंगल पर आती है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा आपका r cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा r sin थीटा। अब ये कॉर्ड की जो ये लेंथ है, ये लेंथ जो है ये किसके इक्वल हुई? ये लेंथ हुई r cos थीटा के इक्वल। सो ये पार्ट क्या हुआ? r cos थीटा। अनदर हाफ पार्ट भी कितना होगा? r cos थीटा। सो अनदर हाफ पार्ट हुआ r cos थीटा। तो इस डाइपोल की लेंथ कितनी हुई? 2r cos थीटा। सो अब वैल्यूज को पुट करें। सो वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो ये हुआ डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर डी थीटा इंटू डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2r cos थीटा। डाइपोल मोमेंट हुआ है। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या हुआ? एक स्मॉल पार्ट का डाइपोल मोमेंट हुआ। इस रिंग में इस तरह के बहुत सारे डाइपोल्स बने हुए हैं। सो कंप्लीट डाइपोल मोमेंट कैसे होगा? कंप्लीट डाइपोल मोमेंट इन सभी डाइपोल्स का इंटीग्रेशन करके निकाला जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। ये मिला dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेम्डा टू लेम्डा आर स्क्वायर cos थीटा d थीटा। We can take 2 lambda r square outside and simply it will be integration cos theta d theta। कहां से कहां तक लिमिट ले रहे हैं? ये लिमिट है आपकी -π/2 से +π/2 तक। सो इसको इंटीग्रेट कर दें -π/2 से +π/2 तक।
माइनस पाई बाई टू हाफ और प्लस पाई बाई टू अनदर हाफ एंगल। सो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो मिलता है आपको साइन थीटा। कहाँ से कहाँ तक? माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। ये मल्टीप्लाई टर्म यहीं आ जाएगी, 2 लैम्डा आर स्क्वायर। इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे साइन पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू, बिकॉज यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस पाई बाई टू है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। साइन पाई बाई टू होता है 1, अनदर साइन पाई बाई टू होता है 1। सो आपकी ये टर्म मिलकर आने वाली है अब इज 2 लैम्डा इंटू 2 लैम्डा की वैल्यू क्या थी आपके पास? Q अपॉन पाई आर इंटू आर स्क्वायर इंटू 2। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रिंग मिला आपको, एक R से एक R कैंसिल हुआ, 4Q R अपॉन पाई। नाउ ये डाइपोल इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो उस टॉर्क की वैल्यू कैसे देते हैं? टॉर्क टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है आई अल्फा। यहां आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग जो होता है वो होता है mr स्क्वायर। सो अगेन उस टर्म को हम वापस यहां लिख रहे हैं, टो इज इक्वल टू आई अल्फा इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब बिकॉज ये ऑसिलेट कर रही है तो एंगल ऑफ ऑसिलेशन वेरी स्मॉल होगा और स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा इज इक्वलेंट टू थीटा। सो इस साइन थीटा एंगल को हम रिप्लेस कर सकते हैं थीटा एंगल से। अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन टर्म अल्फा को हम आउटसाइड निकाल दें तो हमारे पास बचेगा PE अपॉन आई। इनकी वैल्यूज को हम पुट कर दें सो यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज को पुट करें, p की वैल्यू क्या आई थी? 4QR अपॉन पाई, e ये थीटा, इन ये I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग है हमारे पास mr स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिलता है d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इस r से ये एक r कैंसिल हो जाएगा। सो ये r कैंसिल किया इस r से तो हमारे पास बचा 4QE न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचा पाई mr। अब इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM से कंपेयर करें तो d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर जो टर्म होती है ये इक्विवेलेंट होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। और ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एंगुलर SHM। सो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो फाइंड आउट करते हैं, ये थीटा से ये वाला टर्म ई थीटा कैंसल आउट हो चुका है, ये कैंसल हुआ और आपके पास बच रहा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4QE अपॉन पाई mr। यहाँ माइनस केवल ये बताता है कि SHM में जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मैग्नीट्यूड लेने पर इस माइनस को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ओमेगा स्क्वायर ये मिला तो ओमेगा कितना मिलेगा? इसका अंडर रूट। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका 2 पाई बाई टी। सो ओमेगा को रिप्लेस कर दें आप, ओमेगा को रिप्लेस किया हमने 2 पाई बाई टी से।
अब हमें फाइंड आउट करना है ये ऑसिलेशन टाइम पीरियड, तो साइड चेंज करके इनको ऑसिलेशन टाइम पीरियड फाइंड आउट हो जाएगा। फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखें, 2 पाई अपॉन √4QE अपॉन पाई MR इज इक्वल टू ऑसिलेशन टाइम पीरियड, और ये हमारा हुआ आंसर। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल समझ में आई होगी। कीप प्रैक्टिस, इस तरह के क्वेश्चंस बुक से सॉल्व करते जाएं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते जाएं। थैंक यू।